गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दुनिया में आज दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है आज। और किस तरीके से आज दोस्त से इजहार करेंगे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कितना मुखलिस है और कितनी अहमियत रखता है। कितने दोस्त हैं आपके? मेरे बहुत दोस्त हैं। आपके बहुत दोस्त हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड। मैं रिच हूं इस मामले में। क्योंकि कहते हैं कि जितने आपके पास अगर मुखलिस दोस्त हों तो आप एक अमीर इंसान कंसीडर किए जाते हैं। अराउंड द ग्लोब मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बड़ी जरूरी, क्योंकि देखिए किसी सरहद की मोहताज नहीं होती दोस्ती। कोई रिलीजन उसके अंदर नहीं देखा जा रहा होता, कोई कल्चर बैरियर्स नहीं होते। आपके किसी से कनेक्शन बिल्ड हो जाए और आपको लगे कि अगला शख्स आपके साथ मुखलिस है और आप उसके साथ मुखलिस हैं, तो ऐसी बात है दोस्ती फिर कायम हो जाती है। तो आर यू रिच? लिटिल बिट। आप जितनी तो नहीं हो, लेकिन मैं थोड़ी बहुत हूँ। मेरे चंद दोस्त थोड़े दोस्त करोड़ों के हैं। मेरे बड़े ही चंद दोस्त हैं, हार्डली 3 या 4 आप ले सकते हैं, 3 या 4। उसके अलावा मेरे दोस्त नहीं हैं। मुझसे दोस्ती होती नहीं है और हर शख्स डिफरेंट होता है। और ऑब्वियसली जिनके हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है उनको देख के कि अच्छा है कि उन लोगों के पास मुखलिस लोग ज़िंदगी में ज़्यादा हैं और जो उनके हमेशा काम भी आते हैं वो उनके काम आते हैं। सो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है कि आपके इर्द गिर्द आपके अच्छे और मुखलिस दोस्त हों। मेरे भी दोस्त हैं तो उन सबको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और हमेशा जो है वो ये दोस्ती कायम व दायम रहे और आपके लिए भी सेम दुआ। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह मेरे तमाम दोस्तों को इसी तरह से हंसता मुस्कुराता फलता फूलता रखे। आप सब मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जिनको मैं काउंट करता हूँ ना कि आप मेरे दोस्त हैं, यकीन जाने कि आपकी वजह से मैं कहता हूँ कि मेरी ये पर्सनैलिटी है। मैं इतना जो कॉन्फिडेंट हूँ अपने दोस्तों की वजह से। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप भी अपने दोस्तों का ज़रूर ये बताएं कि उनकी आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। ये ज़रूरी होता है अब दोस्तों को बताना, एक्सप्रेस करना। ज़ाहिर है एक दिन काफ़ी नहीं होता, एक लम्हा काफ़ी नहीं होता। वक्तन फ़वक्तन उन्हें बता रहे हो, समटाइम्स आप नहीं बता रहे होते बिकॉज आपको पता है कि ना बता के भी आपके दोस्त को पता है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। व्हेन यू कैन काउंट ऑन समबडी, उससे अच्छी क्या ही बात होगी। और जब ये मालूम हो कि नो मैटर व्हाट, सुबह हो या शाम, अप डाउन, नो मैटर व्हाट, वो दोस्त आपके साथ खड़ा होगा। एंड अबव ऑल अगर कहीं आप गलती पे होंगे, कुछ गलत कर रहे होंगे, वो जो मुखलिस दोस्त है, अच्छा दोस्त है, प्यारा दोस्त है, वो सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाता, वो बड़े प्यार से, बड़े तरीके से बताता भी है आपको, गाइड भी करता है विद हिज एक्शन, विद हिज वर्ड्स समहाउ कि अच्छा ये इस तरह कर लेते हैं, इस तरह करके देखते हैं। हाँ, वो जो बैठ के महफिलों में तनकीद करते हैं तुम ऐसे तुम वैसे, वो दोस्त नहीं होते। दोस्त आपका जब बड़ा प्यारा होता है, दोस्त वो होता है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी हिफाजत करे, आपकी इज्जत की हिफाजत करे, कि आपके ऊपर जब भी आपके कैरेक्टर पे कोई बात कर रहा हो या आपकी जात पे कोई बात कर रहा हो तो वो आपको डिफेंड करने वाला हो, ना कि वहाँ खामोश रहने वाला हो, और ना ही उस महफिल में गॉसिप का पार्ट बन जाने वाला हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किस तरह के। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी है कि हम ना दोस्ती के लफ्ज़ को हम नहीं समझ पा रहे होते। इस रिश्ते को अभी तक शायद हम एक हद तक समझे भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम कहते हैं ना, हम किसी से 2 दफ़ा मिले होते हैं, 3 दफ़ा मिले होते हैं, तो हमारे यहाँ ये कुलीग का वर्ड, हमारे यहाँ मतलब कज़न का वर्ड, एक्वेंटेंस, हम नहीं रख रहे होते इस तरह के लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में कि हम बोलें कि ठीक है, मतलब वो मेरा कुलीग है या ऐसा। हम कभी वो मेरा दोस्त है। मतलब आपकी ज़िंदगी में 3 दफ़ा मुलाकात ही होगी, 4 दफ़ा मुश्किल से, या बाजू कहते एक आध दफ़ा मिले होते हैं, अगली दफ़ा कोई पूछे नाम ले तो कहते ओ वो तो मेरा दोस्त है। लेकिन जो दोस्त होता है ना, वो एक बड़ी जिम्मेदारी वाला रिश्ता भी, मैं ज़रूर कहूँगी कि बड़ी जिम्मेदारी वाला रिश्ता भी होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक और भी आपको बता दी चलूँ कि जब आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड होगा ना, सबसे बेहतरीन दोस्त, उसके साथ आपकी सबसे कम तस्वीरें होंगी। एब्सोल्युटली, हाँ ये होता है, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा कभी कोई क्योंकि आप उस मोमेंट में एंजॉय करते होते हैं। जब आप मिलते हैं, वैसी और चीजें चल रही होती हैं कि आपको वो पिक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ फॉर्मल नहीं होता, इट्स ऑल नेचुरल। और आपको कभी याद है ना, बाद में आता है वो अच्छी सी तस्वीर ले लेते तो बेहतर होता है, या कोई एक आध तस्वीर में चलो यार अब एक तस्वीर होनी चाहिए। बर्थडे पे विश भी करना होता है, विश भी करना होता है ना दोस्त के हाथ से। उसके तो साथ आप बर्थडे मनाते हैं ना, फिर विश भी उस तरह से मसला नहीं रहता। नहीं, एक शहर में जस्ट इन केस, तो आप चले जाते हैं फिर दोस्ती की बात है। दोस्ती हो तो फिर आप चले भी जाते हैं। दोस्त तो आप लंदन में चले जाते हैं, आप स्कॉटलैंड चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आप स्विट्जरलैंड, जर्मनी, टर्की, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसी बात ये मैं जरा आगे निकल गया, वापस पाकिस्तान आ जाएं। और मेरा ख्याल है ऑडियंस को भी हम जरूर कहते हैं कि अपने दोस्तों से आज इजहार करें, आप उनके लिए क्या फील करते हैं वो उन्हें जरूर बताएं। एट द सेम टाइम आप
अपने दोस्तों को आज क्या गिफ्ट देंगे ये भी हमें बताएं। और मेरे दोस्त मुझे बताएं वो मुझे क्या गिफ्ट देंगे। ये भी सही है, ब्रेक की तरह। लेट्स टेक अ ब्रेक, हम वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दूं। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैनेज हो जाएगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, डिज़ास्टर्स, अब ये नई टर्म नहीं रहे, हमारे सामने सब कुछ है और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। और नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हम इसके इम्पैक्ट्स देख रहे हैं, इसके असरात देख रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझें तो हर साल सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ होती है, लेकिन आज मैं बात 2022 के सैलाब की करने वाला हूँ। जिस तरह की तबाही 2022 में पूरे पाकिस्तान में हुई, जिसमें केपी, सिंध, बलूचिस्तान, यानी पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ। बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए, लोगों के घर बिखर गए, माल मवेशी पानियों में बह गए, जो सामान था वो बिल्कुल उनका लुट गया। एंड अबव ऑल कई कीमती जानों का ज़िया हुआ। 2022 के बाद हमने देखा कि बहुत एक्टिवली पाकिस्तान में काम शुरू हुआ और ये ज़्यादा अच्छी बात है कि यूथ ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रही हैं उन्होंने भी 2022 के बाद बहुत बेहतरीन अंदाज में काम किया। वो ना सिर्फ अपनी एकेडमिया को, रिसर्च को उस तरफ लेती चली गई, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने यूथ लेड एक इनिशिएटिव लिया, दैट वाज एनवायरमेंटल चेंज मेकर्स, कि कैसे यूथ उसमें अपने कंट्रीब्यूशन कर सकती है। बिल्कुल शुएब। और देखिए, जब हम ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो इफेक्टिव्स में नंबर 1 पे आता है, कंट्रीब्यूटर्स में लेस देन 1% में आता है, तो इस चीज़ को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फोरम्स की अगर हम बात करें, स्पेशली हम यूएन की अगर बात करें, वहाँ पर भी बात करना है इस हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से, कि किस तरह से पाकिस्तान जो है इफेक्ट हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या क्लाइमेट के लिहाज से अवेयरनेस जो है वो फैलाना वो कितना ज़रूरी है। सो ऐसे में सिद्रा ने बहुत जो है वो अहम किरदार अदा किया और जो उनका काम है उसको सराहा है फोर्ब्स ने भी, कि किस तरह से ओवरऑल उनकी कंट्रीब्यूशन रही है इस फील्ड के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। COP 29, COP 30 में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कमिश्नर स्टेटस ऑफ वुमेन 70 को में भी रिप्रेजेंट किया उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर में जाके। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे इस वक्त PhD कर रही हैं यूएस में। एंड राइट नाउ उड़ान समर स्कॉलर के तौर पे भी वो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग के साथ शी इज वर्किंग। लेट्स वेलकम सिद्रा रियाज विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों कैसे? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सिद्रा, क्या 2022 के बाद ये आपने महसूस किया कि इस डायरेक्शन में चलना है बड़े फोकस्ड होके? 2022 के बारे में अगर आप, जैसे आप भी बात कर रहे थे, अगर मैं भी इस बारे में बात करूं तो उस टाइम मैं एक यंग यूनिवर्सिटी लेक्चरर थी, मैं नमल इस्लामाबाद में पढ़ा रही थी
और वहाँ पे भी कुछ कोर्सेज थे, क्योंकि मैं पब्लिक पॉलिसी के बैकग्राउंड से हूँ, तो हम इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ कोर्सेज पढ़ाते थे। जब पहली दफ़ा मुझे कोर्स मिला और मैं क्लास में कोर्स पढ़ाने के लिए गई, और साथ साथ हम न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहे थे कि 2022 के सैलाब बहुत सारे इलाकों को पाकिस्तान के अंदर मुतासर कर रहे हैं। एंड वन थिंग जो मुझे नज़र आई मेरे स्टूडेंट्स के अंदर, कि क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन आती है, बच्चे हमारे पास गिलगित से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, हर जगह से एक जगह पे एक क्लास में इकट्ठे होते हैं। तो मैंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और मैंने तमाम स्टूडेंट्स को कहा कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करेंगे ऑन ग्राउंड आपकी इलाकों में और आपकी कम्युनिटीज़ में जाके, जहाँ पे हम लोगों को इस हवाले से एजुकेट करेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में ये माना जाता है कि ये खुदा की तरफ से कोई अजाब है या कोई ये नेचुरल डिज़ास्टर है या इसमें इंसानों का कोई किरदार नहीं है। लेकिन हम ओवरऑल क्लाइमेट के पूरे फिनोमिना को पढ़ें तो अब वी कॉल इट मैन मेड डिज़ास्टर। हालांकि यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर्स अब कहता है कि आपने इसको नेचुरल डिज़ास्टर नहीं कहना, आप इसको नेचुरल हैज़र्ड्स कह सकते हैं या ओवरऑल डिज़ास्टर्स कह सकते हैं। नेवर यूज़ द टर्म नेचुरल विद इट। सो इसी तरह फिर हमने क्लाइमेट एजुकेशन वर्कशॉप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वर्कशॉप, और स्पेशली हमने फोकस किया उन इलाकों में जहाँ पे ख़वातीन और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन फराहम नहीं की जाती। एंड ऑल्सो हमने कोशिश की कि हम क्लाइमेट अडेप्टेशन टेक्निक्स के बारे में लोगों को सिखा सकें कि फॉर एग्जांपल अगर आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पे डिज़ास्टर या फ्लड आने का ख़तरा है, तो आप किस तरह से बेहतर तरीके से इवैक्यूएट कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से सेव कर सकते हैं। ख़वातीन, बूढ़े और बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन कंसिडर होते हैं किसी भी डिज़ास्टर के अंदर। तो हमने इन पॉपुलेशंस को ट्रेनिंग्स की, इनको अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस को सिखाया, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ इनको लेके गए, और ये एफर्ट्स हमारी पिछले 3 से 4 साल से चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। एंड पर्सनली इट इज़ अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से फिर मौका मिला मुझे पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए भी। ओके, सिद्रा इम्पैक्ट कितना आपको नजर आया? बिकॉज ये जो आप ट्रेनिंग्स की बात करी हैं ये बहुत इसकी नीड थी, बिकॉज वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं नुकसान उनकी जानों को होता है। सो इसमें अभी आपने क्या इसके रिजल्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट आपने देखा है ट्रेनिंग के बाद? अगर हम नंबर्स क्वान्टिटेटिवली बात करें तो हमने कंडक्ट की मोर देन 70 वर्कशॉप्स अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हमने टारगेट किया मोर देन 2500 पीपल पॉपुलेशन के लिहाज से, और इसमें हर एज के और हर जेंडर के लोगों को हमने इंटीग्रेट किया। हमने इवन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट किया, बिकॉज मेरी जो एमफिल का अपनी डिसर्टेशन थी वो थी सोशल एक्सक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है जिनको हर प्रोजेक्ट्स के अंदर काइंड ऑफ एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ओवरऑल इसके ब्रॉडर इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं पाकिस्तान में चंद पहले लोगों में से थी जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में अवेयर करना और ये क्लाइमेट एजुकेशन वर्कशॉप्स का कॉन्सेप्ट ले आने की कोशिश की। बिकॉज 2022 में जब मैंने काम स्टार्ट किया वो बिगिनिंग ऑफ 2022 था, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना था। तब इतनी ज़्यादा मूनसून रेंज का ये सारा फिनोमेना स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मूनसून रेंज ने उन्होंने पकड़ा और फिर बहुत ज़्यादा मूनसून रेन होना स्टार्ट हो गई और फ्लडिंग होना स्टार्ट हो गई मुल्क के अंदर, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया ओवरऑल कि क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल चेंज मेकर्स हमने उन कम्युनिटीज़ में जाके, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स उन कम्युनिटी में रहते थे, बिलोंग करते थे, वहाँ से उनके घर, उनके अबाव अजदाद वहाँ पे थे, तो उन्होंने जाके वहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए, पिक्चर्स कैप्चर्स की, वो हमने इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ शेयर की। हमने बहुत सारी ईमेल्स लिखी यूनिसेफ को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि डोनर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएँ और फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के साथ हम उनको कनेक्ट करा सकें। सो हमने अराउंड 1500 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करवाया और उनको एज अ डोनर्स पाकिस्तान के अंदर लेकर आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में यू माइट हैव एन आइडिया कि 2022 में पाकिस्तान को बहुत एड और बहुत हेल्प मिली इंटरनेशनल। लेकिन उसमें भी प्लेजेस ज़्यादा थे, वो एड आई नहीं थी। अगर हम लॉस एंड डैमेज की बात करें तो वो तो काइंड ऑफ प्लेजेस के ही ऊपर आता है। जब शर्म शेख में लॉस एंड डैमेज को पहली दफ़ा फंक्शनलाइज या ऑपरेशनलाइज किया
गया। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल क्योंकि मैं उड़ान समर स्कॉलर भी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, हमारी कल डेलीगेशन की मीटिंग थी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ, तो हमारी उनसे भी क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर यही डिस्कशन चल रही थी कि क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इन अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स या ग्रांट्स पाकिस्तान के पास आता है, और वो इतनी ब्यूरोक्रेसी है उधर भी जिसकी वजह से पाकिस्तान उसको काइंड ऑफ एक्सेस नहीं कर पाता। हमने कोशिश की कि हम डायरेक्ट एड्स लेकर आए पाकिस्तान के अंदर डोनर्स की फॉर्म में, कि उसको पाकिस्तान को किसी बड़े प्रोसेस से ना होके गुजरना पड़े। अच्छा, लेकिन इसमें जरा एक्सप्लेन भी कीजिएगा। देखें, एक बात ये कि प्रोजेक्ट की सूरत में पाकिस्तान में आए, आप कह रहे हैं कि नो, हमें एड की सूरत में मिलना चाहिए। वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस के क्या डिफरेंस है, जो आपने कहा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स वहाँ पर भी होती हैं, क्योंकि देखें नॉर्मली हम यही देखते हैं कि इदारे वो ये कोशिश करते हैं कि हम प्रोजेक्ट की सूरत में ही इन्वेस्ट करें। इज़न्ट इट अ नाइस थिंग टू डू? इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू एंड इट इज़ एक्चुअली द प्रॉपर वे कि किसी भी प्रोजेक्ट को आपने लॉन्च करना है ताकि आपको पता हो कि आपके प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट्स क्या होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन लॉस एंड डैमेज फंड बेसिकली उसको ओवरऑल उसकी स्कीम को देख रहा होता है, दैट इज़ गिवन टू वर्ल्ड बैंक। जैसे एक IMF का एक फिनोमिना है, IMF जब भी किसी कंट्री को रिलीफ के लिए कोई एड देगा या लोन देगा तो उसके पीछे उनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ होगा जो आपने फुलफिल करना होगा। सो जब लॉस एंड डैमेज फंड ऑपरेशनलाइज होगा थ्रू वर्ल्ड बैंक, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्निकल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम उन ग्रांट्स और उन प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर लेकर आ सकें। फॉर एग्जांपल अगर $1 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान उसको अपनी कंट्री के अंदर ले जाना चाहता है तो हमें उसके लिए बिड करना पड़ेगा। बिडिंग करने के लिए हमारे लिए पास टेक्निकल टीम होनी चाहिए जो उसको बिड करे और उसको फिर जीत के लेकर आए पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर NDMRF का बहुत ज़्यादा काम है कि वो क्लाइमेट फाइनेंस को पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बेहतर तरीके से ऑपरेशनलाइज। लेकिन जब फ्लड्स आते हैं किसी भी कंट्री के अंदर तो उस टाइम वी डेफिनेटली हमें कम्युनिटीज़ को हेल्प आउट करने के लिए, रिलीफ देने के लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम मनी चाहिए होती है ताकि हम उनको किसी तरह से, तो जो हमारे पास डोनर्स आए, किसी ने फूड के सिक्योरिटी के लिए काम किया पाकिस्तान के अंदर, किसी ने हेल्थ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए, इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का उस टाइम बहुत इशू था पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोट करूं तो अराउंड 65,000 ख़वातीन उस टाइम अबाउट टू गिव बर्थ वाली सिचुएशन में थी। 6 लाख से ज़ायद ख़वातीन पाकिस्तान में उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो पाकिस्तान को उस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलीफ की ज़रूरत थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे इदारे जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं उन्होंने ख़वातीन के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूनिट्स क्रिएट किए पाकिस्तान के अंदर। सो इस तरह हम डोनर्स को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और हमने उनको कनेक्ट किया। इसको डोनेशन इसलिए भी काउंट नहीं हमें करना चाहिए बिकॉज समहाउ हम उन्हीं कंट्रीज़ की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें। सो बेसिकली जब भी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात होती है तो वो यही जस्टिफिकेशन होती है कि हम एम्पावर कर रहे हैं जो अफेक्टीज हैं, जो कंट्रीज़ जो इफेक्ट हो रहे हैं उनको एम्पावर कर रहे हैं। फाइनेंशियल एड का लफ्ज़ मुझे नहीं लगता कि इसमें यूज़ करना चाहिए बिकॉज जब हम इफेक्ट हो रहे हैं किसी और की वजह से तो फिर एड तो नहीं है, वो तो एक तरह से कॉम्पनसेशन के सूरत में हमें पैसे दे दिए जाते हैं कि चलें ठीक है ये चीज़ें मतलब बेहतर हो जाएं उस कंट्री के। मुझे ये पर्सनली लगता है। और फिर उसको डोनेशन का नाम और डोनर का नाम हम इस तरह दे रहे होते हैं जैसे हम एड ले रहे हैं उसका। अदरवाइज क्योंकि ये हमारे फैलाए हुए, ठीक है हम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें जो हमें नहीं करना चाहिए, बट समहाउ हमें इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए यहाँ पर भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी कि ये उन्हीं कंट्रीज़ की वजह से हो रहा है जो हम इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे में सिद्रा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है? इसकी वजह से हम कितना डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं इन फ्यूचर, या अभी कितना आपने ओवरऑल देखा है कि इससे फ़ायदा हुआ हो? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और स्पेशली मेरी फील्ड से है बिकॉज मैं जो PhD कर रही हूँ आई एम स्टडिंग पब्लिक अफेयर्स, और जिसमें और मेरी पिछली डिग्रीज भी पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के अराउंड हैं। दुनिया ने मूव कर लिया है पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर, एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें बताती हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के साइज़ को श्रिंक करना इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर आर सर्टन सर्विसेज जो कि प्राइवेट सेक्टर बेहतर प्रोवाइड कर सकता है टू द सिटीजन्स, एंड ऑल्सो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
को लेकर आया जाए तो वो सर्विसेज और बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जा सकती हैं। सो अगर क्लाइमेट के हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू प्रोवाइड की जाएँ सो उनका बहुत मेजर अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी मैंने देखा कि डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो हैं जो ख़वातीन को पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के थ्रू नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वो ख़वातीन तक पहुँचे और सैनिटरी पैड्स ख़वातीन तक पहुँचे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किट्स ख़वातीन तक पहुँची। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं है और गवर्नमेंट सोली रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही किरदार होना चाहिए, बिकॉज हम बात करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की, सस्टेनेबल कंजम्पशन की, और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और ये सारी जो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर है इनका बहुत किरदार है ओवरऑल वेस्ट में, ओवरऑल पोल्यूशन में। तो इनका गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना, कोऑर्डिनेट करना टू प्रोवाइड दो सर्विस टू दैट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो सिद्रा ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे एक्नॉलेज भी करें प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि हमने देखा है ये किस तरह से NGOs, INGOs कितनी मेहनत से काम कर रही होती हैं। हमने जब भी देखा है कि कोई डिजास्टर आता है, कोई मुश्किल वक्त आता है, तो वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर शाना बशाना काम कर रही होती है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, NGOs, IGOs। और मैंने देखा है कि मैं इस साल भी जब लास्ट ईयर COP पे थी और इस साल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, सो बहुत सारी NGO के फाउंडर्स आर देयर एंड दे आर एडवोकेटिंग फॉर आवर कंट्री, IGOs के फाउंडर्स, एंड यू आर राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग यू वर मेंशनिंग, इसको मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान, यस इट इज़ अ केस ऑफ क्लाइमेट जस्टिस फॉर पाकिस्तान। और जब भी हम इंटरनेशनली पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करते हैं या निगोशिएट करते हैं तो हम क्लाइमेट जस्टिस का एलिमेंट ज़रूर लाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान लेस दैन 1% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बट हम टॉप 10 कंट्रीज़ में हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अभी भी हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो मानसून रेंज की वजह से अभी आते वक्त में डॉन पड़ रही थी तो उसमें कि हमारे 2 रिवर्स जो हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, हमारे कुछ ब्रिजेस टूट रहे हैं, हमारी रेलवे ट्रैक्स जो हैं आपस में डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हमारी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हर साल इफेक्ट होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साल 2022 में और उसके बाद नहीं हुआ, इट इज़ हैपनिंग एवरी ईयर। और लास्ट ईयर भी तो तबाही ही तबाही है पाकिस्तान में। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंटरनेशनली इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट रिपेरेशंस, ये कंपनसेशन है पाकिस्तान के लिए, जो कि पाकिस्तान लॉस एंड डैमेज फंड के थ्रू हासिल करे, ना कि आप हमें इसको एड की फॉर्म में या डोनेशंस की फॉर्म में दें और एहसान हमारे ऊपर लेकर आएँ। एनवायरमेंटल चेंज मेकर्स का जो प्लेटफॉर्म आपने लॉन्च किया वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? एनवायरमेंटल चेंज मेकर्स का प्लेटफॉर्म जो है 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर रहा है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट एजुकेशन, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग, एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज वर्किंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सो क्लाइमेट एजुकेशन में हम फोकस करते हैं पब्लिक स्कूल्स के बच्चों के ऊपर, और वो पब्लिक स्कूल जहाँ पे क्लाइमेट या साइंस एजुकेशन या सस्टेनेबल एजुकेशन बहुत कम फराहम की जाती है। सो वहाँ पे हम 2 days ऑफ वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, और वहाँ पे बच्चों के साथ रीडिंग मटेरियल शेयर करते हैं, उनको लर्निंग मटेरियल देते हैं, और दूसरे दिन हम उनके साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर कुछ वर्कशॉप्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर आपने प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया है तो इस प्लास्टिक की बोतल को आप वाटर प्लांट कैसे बना सकते हैं। अगर आपके घर में सब्जी कटती है तो उस सब्जी के छिलकों को फेंकने के बजाय आप उसको किस तरह से और बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसको सॉइल में डाल के उसको से दोबारा उगा सकते हैं। सो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ट्री प्लांटेशन प्रैक्टिसेस, प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने की प्रैक्टिसेस हम उन बच्चों के साथ करते हैं, ताकि वो उनकी, बिकॉज यंग एज जो बच्चे होते हैं उनका माइंड जो है वो डेवलप हो रहा होता है, जो चीज़ें आप उनको सिखाएंगे वो सीखेंगे। सो हम उनको उस तरफ ले जाते हैं कि उनका माइंड जो है वो मोर एनवायरमेंटली अवेयर हो जाए। सेकेंड, और वर्क इज एडवाइजिंग गवर्नमेंट एंड UN एजेंसीज ऑन, जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसके अंदर जो जेंडर का एस्पेक्ट है उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। मेरी बेसिक एक्सपर्टीज़ हैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग टूल्स के अंदर, कि किसी भी प्रोजेक्ट या पॉलिसी को ख़वातीन, यंग लड़कियों के लिए किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि वो भी, क्योंकि पाकिस्तान में 50% ख़वातीन एज अ पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती हैं, और उनको लेबर फोर्स में इंटीग्रेट करना, उनको क्लाइमेट इनिशिएटिव्स के अंदर इंटीग्रेट करना
बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड इट. अनदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी डू इज़ कि वी रेज मीडिया अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया. अब मुझे याद है कि जब 2022 में मैंने पहला आर्टिकल लिखा था, दैट वाज ऑन बलोचिस्तान इज़ ड्राउनिंग एंड इट वेंट वायरल. उसके कोई लाखों में शेयर थे. डिफरेंट पॉलिटिशियंस, मीडिया एजेंसीज, सेलिब्रिटीज, सब ने उनको रीशेयर किया. वहाँ से इन्वायरमेंटल चेंज मेकर्स को आई वुड से कि बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट मिला, क्योंकि जब आपकी आवाज़ लोग उसको सपोर्ट करते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से लोगों तक पहुँचती है. दूसरा आर्टिकल मैंने लिखा, साउथ पंजाब इज़ अंडर वाटर, वो भी वायरल गया. वहाँ से लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्रेडिबल सोर्स है. और हम हमेशा जब भी इंफॉर्मेशन लॉन्च करते हैं तो हम विद रेफरेंसेस, विद प्रॉपर साइटेशंस करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी जो काम है, ये जो हमारी बात है, वो रिसर्च बैक्ड काम है. अभी जो प्लानिंग कमीशन के साथ मेरा काम है, प्लानिंग कमीशन के अंदर एक जेंडर यूनिट बनाया है. मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एहसन इकबाल की इनिशिएटिव उड़ान पाकिस्तान के अंदर अब ट्राई किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको जेंडर मेन स्ट्रीम किया जाए, उनकी जेंडर मेन स्ट्रीमिंग हो. पानी से रिलेटेड, डैम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, वाटर के फूड के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, रोड के रिलेटेड, हम उन सब प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं और हम उनको लोकेट कर रहे हैं फॉर जेंडर रीलोकेशंस कर रहे हैं कि इसमें ख़वातीन कितनी बेनिफिट होंगी, इसमें यंग लड़कियां कितनी बेनिफिट होंगी, क्या जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा तो कितनी % ख़वातीन लेबर फोर्स में इजाफा होगा, या कि ख़वातीन की एजुकेशन में कितना. सो विद इन प्लानिंग कमीशन जेंडर यूनिट के अंदर हम पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं. और इवन मैं इंटरनेशनल स्कॉलर हूँ. मैं पाकिस्तान 4 महीने से इसलिए आई हूँ समर में अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ लेके कि मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहती हूँ. इन दी एंड इसी मुल्क ने हमें बनाया है, हमें बड़ा किया, हमें पढ़ाया, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें इस मुल्क के याद रखना चाहिए, वापस आना चाहिए, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए. एंड दिस इज विद मी. और मेरे ख्याल से मैं जितने भी अरसा बाहर रहूँ, मैं हमेशा पाकिस्तान आऊँगी पाकिस्तान को सर्व करना. बहुत अच्छी बात है. बहुत हम हमेशा यही बात करते हैं सबको कि आप ज़रूर जाएं बाहर, कंट्रीब्यूट करें, आप एक्सपोजर लें, लेकिन वापस आके अपने कंट्री को या वहाँ रह कर भी किसी ना किसी तरह अपनी कंट्री को आप सर्व ज़रूर कर रहे हो. सिद्रा, कितना इम्पॉर्टेंट है ख़वातीन को पॉलिसी मेकिंग में भी इंक्लूड करना, कि जब पॉलिसीज़ बन रही हों इस हवाले से उनकी सुनी जाए. बिकॉज जब हम इफेक्टीज़ की बात करते हैं तो हमारी ख़वातीन बहुत इफ़ेक्ट होती हैं इन एरियाज़ में, जब भी कोई मैन मेड डिज़ास्टर आता है. सो ऐसे में क्या इंक्लूड किया जा रहा है, क्या इस बारे में भी बात हो रही है? मैं बात करूं कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था 2022 में, तो मुझे इसमें बहुत गैप नज़र आया. गैप इस तरह से नज़र आया कि जब कोई डिज़ास्टर आता है उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल तबाह हो गया, एक स्कूल तबाह हो गया. जब उसकी रीबिल्डिंग होगी, या जब पेरेंट्स ये सोचेंगे कि अच्छा अब हमने अपने बच्चों को स्कूल में दोबारा भेजना है, तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जो हमारा बेटा है इसको तो हम स्कूल में वापस भेज दें. लेकिन बेटी जब एक दफ़ा आउट ऑफ स्कूल हो जाती है, उसको दोबारा से उस सिस्टम में इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक फिनोमिना है जिसको यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है मूनसून ब्राइड्स. मूनसून ब्राइड्स एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें यंग लड़कियों को जल्दी शादी करवा दी जाती है इन डिजास्टर्स की वजह से. इसलिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ख़वातीन को इंटीग्रेट करना पॉलिसी मेकिंग के अंदर इंतहाई इम्पॉर्टेंट है. जब भी पॉलिसी कंसल्टेशंस होती हैं, जब मैं शुरू में बैठती थी तो मैं एक अकेली ख़वातीन होती थी या एक और कोई ख़वातीन, वो मेज़ जो होता था वो मेल डोमिनेटेड एक टेबल होता था जिसमें पॉलिसी कंसल्टेशन हो रही है. और पॉलिसी अगर आप ख़वातीन के लिए बना रहे हैं और ख़वातीन अगर टेबल पे नहीं है वहाँ पे, तो हम किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि ख़वातीन हम अक्सर जब यूथ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यूथ को आप ऐड करें ताकि यूथ के लिहाज से जब पॉलिसी बने, क्योंकि जितना बेहतर वो उन इशूज़ को हाईलाइट कर सकते हैं शायद कोई और नहीं कर सकता. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत प्रोग्रेस किया है. ऑनेस्टली पाकिस्तान ने बहुत प्रोग्रेस किया इस लिहाज से कि पहले एक आइडिया भी नहीं था कि किसी मिनिस्ट्री के अंदर एक जेंडर यूनिट हो सकता है प्रॉपर, और जो जेंडर यूनिट का काम ही ये है, जो प्लानिंग कुछ ना कुछ रवैये दिखा रहा होता है, कुछ ना कुछ हरकतें दिखा रहा होता है. कतार कैसी बनाएंगे, कचरा कहाँ डालेंगे से लेके हमारी बात शुरू होती है.
तो जब हम देखते हैं सड़क पे, बच्चा जो देखता है उसको वो नॉर्मल मानता है। अब अगर उसने, सबके अंदर ये ज़रूर है कि उसने सरवाइव करना है इस माशरे के अंदर, जिस माशरे के अंदर भी हुआ है, तो हम अपने तरीके बना लेते हैं, अपने हरबे बना लेते हैं। तो पाकिस्तान में बड़े तरीके हम सीख चुके हैं सरवाइव करने के, जो कि हमें लगता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वैसा होता हो। ज़रूरी नहीं कि वो इसी ठीक तरीके भी होता हो। यस, सही। और वो सिर्फ हमारा कोप करने का अंदाज था। हमें लगता है ताल्लुकात हो तो बचत है, तू किसको जानता है। हमें ये नहीं लगा कि आप दुरुस्त हो तो बचत है, क्योंकि कानून अदालत ने फैसला नहीं किया। इसी तरीके से बाप ठीक कह रहा था, लेकिन बाप का बाप जो कह रहा है वो ज़्यादा ठीक है, ये दोनों से ज़्यादा जो मस्जिद का कह रहा है वो ज़्यादा ठीक है। तो ये दिमाग के अंदर बड़े अकायद बनाती है। ये अकायद ज़्यादातर लोगों के बड़े महदूद होते हैं। जिस तरह सर्कस में बड़े बड़े जानवर, जंगल का शेर सर्कस में कूदता हुआ नजर आता है आग के दायरों से, इसी तरह मैं रीछ की मिसाल देता हूँ। हम रीछ का डांस देखते थे, उसको क्या पड़ी है उस जानवर को वो करने की, तो उसको पड़ी नहीं है, लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचाया जाता है, ट्रेन किया गया। तो हमारा माहौल जो है इतनी अहमियत रखता है कि वो हमारे अंदर अकायद बना देता है। जब कोई चीज़ अकीदा बन जाती है तो हकीकत उससे मुख्तलिफ नहीं होती। अच्छा उमर, पर्सनालिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर अपनी जो हमारी अंदर की आवाज़ होती है हम उसको दबा देते हैं। बाज़ औक़ात शायद हम खुद परसीव करते हैं हर चीज़ कि हर बंदा हमें ही नोट कर रहा है, जब हम पब्लिक में नहीं कर रहे हैं, हमारे ओपिनियन को जज किया जाएगा, लोग इस बारे में क्या कहेंगे। सो क्या जो लोगों की जजमेंट्स हैं उनकी वजह से, उनके ओपिनियंस की वजह से हम अपनी हकीकी आवाज़ को दबा देते हैं और हमारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है? बिल्कुल 100%। मैं इसका एक कहानी में भी जवाब दूंगा आपको। कहते हैं जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो सवाल यह है कि ज़िंदगी का राज कहाँ छुपाया जाए, तो फरिश्तों ने कहा आसमानों में। तो जवाब आया कि बहुत बुलंदियों पे जाएगा, परवाज़ें करेगा, ढूंढ लेगा, तो समंदर, तो नहीं समंदर की गहराइयों तक जा पहुंचेगा। तो पहाड़ों दरख्तों से होते होते फैसला ये हुआ कि इंसान की ज़िंदगी का राज उसके अपने अंदर छुपा हुआ है, और उसके सारे सेंसेस बाहर की तरफ है। आंखें बाहर का दिखाती हैं, कान बाहर का सुनाती हैं, तो वो सब कुछ देखेगा, लेकिन ये आवाज़ मुश्किल से सुनेगा। ये आवाज़ सुनने के लिए गार चाहिए, जो सारे हीरोज़ ने एक्सपीरियंस किया। हमारे पास नबियों की कहानियों में मूसा कहाँ गए, अल्लाह के नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाते थे, तो वो मक्का के शोर को छोड़ के जाते थे। आज लोग कहते हैं सोशल मीडिया छोड़ो, ताकि अपनी आवाज़ आना शुरू हो, नहीं तो ट्रेंड ही आता रहेगा मुसलसल। जब तुमने देखा ये तो किसी और की आवाज़ है, ये तो दुनिया की आवाज़ है। लेकिन आप गहरी सांस लें मुसल्ले पे और ऐसे लम्हात महसूस करें तो आपका अंदर आपको पुकार ज़रूर रहा होता है। वो कह रहा होता है ये गलत है, ये नहीं करो, ये ड्रामा है, ये तो झूठ बोल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। इस पे किताब है पूरी मैल्कम ग्लैडवेल की, इट्स कॉल्ड द ब्लिंक मोमेंट। ओके। सो जब भी आपको ये दिमाग कुछ कह रहा हो और रूह से एक आती है ना फीलिंग, इसको पकड़ा करें, ये बड़ी अहम है। दूसरा, ज़रा खामोशी लाएं। तीसरा, इसके अंदर जो है उसको कहीं निकालें, कहीं उतारें, ताकि आप इसका मुआजना कर सकें और आप इसकी मज़ीद गहराइयों में जा सकें। नहीं तो आप सतह पे घूमती रहेंगी, लेकिन आवाज़ हर किसी के अंदर है। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हर कोई हमारे बारे में सोच रहा है। जी, स्पॉटलाइट किसी महफिल में होते हैं हम, शायद कोई बॉदर भी ना करे कि आपने क्या पहना हुआ है, लेकिन हम खुद कॉन्शियस हो जाएंगे कि इस महफिल में अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो वो मेरे कपड़े, मेरे जूतों, मेरे बालों, मेरी शक्ल, मेरी पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि हर कोई अपनी उलझनों में है और शायद एक glimpse में देखेंगे, शायद सोच भी लेंगे, लेकिन वो विद इन सेकेंड डाइवर्ट हो जाएगा उनका माइंड। इस चीज़ में अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें कि हर कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस ना लूज करें, क्योंकि उस महफिल में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा हर कोई मेरे बारे में सोच रहा है। आपकी ओवरऑल जो आपकी शख्सियत है वो चेंज हो जाएगी, आपकी चलने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, अपने आप को कैरी करने का तरीका डिफरेंट, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यस, यू विल नॉट बी योर रियल सेल्फ। फिर आप एक ड्रामा लगा रहे हैं, जैसे कैमरा ऑन हो गया, इसको स्पॉटलाइट इफेक्ट भी कहते हैं। और हमारी तो नौकरी है ना, नौकरी की बात जैसे आप नहीं कर रहे, कैमरे रियल के लाइफ अलावा जब बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो आप बड़े मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। फिर कैमरा खुलता है तो आप लोग फिर खास बातें करते हैं। तो फिर हमारे साथ ये हो जाता है, जब हमें लगता है तभी दोस्त हमें बड़ा लिबरेट करते हैं। उनकी आंखें होती भी हैं तो हमें नहीं लगती, हम वहाँ पे बहुत सेफ फील करते हैं। सो 2-3 बातें, एक तो ये स्पॉटलाइट इफेक्ट सबके साथ होता है, उनके साथ ज़्यादा होता है जो कि वैसे ही मशहूर हो जाते हैं सोशल मीडिया के दौर में,
जिनको आदत हो जाए ना कि लोग मुझे देखते हैं, लोग तो मेरी बात सुनते हैं, तो वो बल्कि महफिल में जाएं और अगर उन्हें ऐसा ना हो तो वो बुरा भी लगना शुरू हो जाता है। Yes. वो भी उनकी रियल स्टेट पे उनसे ले लेता है। इसमें भी बड़ी कहानियां आपको मिलेंगी। सो इस पे अहम बात यह कि तहकीक ये बताती है कि फॉर द मोस्ट पार्ट लोग आपको कुछ, मेरा ख्याल है कोई 20 से 25 सेकंड, इससे ज़्यादा उनका अटेंशन नहीं होता। आपसे की हुई बात उनको चंद लम्हों बाद, कुछ घंटों बाद याद नहीं होती। और बहुत सारी महफिलें जैसे आप कह रही हैं जिसमें हम ये सोच लगाए हुए होते हैं कि सब देख रहे हैं और हम एक एक्ट पुट ऑन कर रहे होते हैं, उसका किसी के दिमाग में ट्रेस भी नहीं होता। सो लिबरेट करें अपने आप को। मैं इसको ये कहूँगा कि ये आपका ईगो मोड है और ईगो मोड डिस्कनेक्ट करता है। अगर आप इसको रिवर्स करें और कनेक्शन बनाएं, अल्लाह ने आपको मर्तबा दिया है, अगर आप हाथ मिलाने वाले बने और ऊपर से ना आने वाले बने तो आप बहुत जॉय में वो महफिल लगाएंगे। वो सबके लिए यादगार भी होगी, आपको भी मजा आएगा और आपको वो दाद और तालियां भी मिल जाएंगी। मजेदार बात ये जो कि सो आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन जोड़ें। कनेक्शन सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने आप से भी, विच मीन्स बी रियल, डोंट फेक इट, say what you're really feeling, what thoughts bother you, don't just say hey I have figured it all out, like होता है ना हम जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं, oh I'm cool, बताना नहीं है किसी को। एक बंदा बताता है ना, पूरी महफिल पावर अप हो जाती है एक रेलेवेंट डायलॉग से, वरना वो महफिल सियासत और स्पोर्ट्स में टाइम ज़ाया करके आ जाती है। सो जितना आप रियल होंगे उतना आप रियल एडमिरेशन अर्न करेंगे। और अल्लाह ने आपके ऊपर अगर नज़रें डाली हैं, अगर ये वाकई दुरुस्त है तो ये नज़रें आपको ख़राब भी कर सकती हैं, और यही नज़रें आप चाहें तो आपका इन्फ्लुएंस, लेकिन उसको सिर्फ इस नज़र से ना देखें कि मैंने देना है, आप खुद भी उसका हिस्सा हैं, खुद भी रिफाइन हो उससे। इर्द गिर्द के लोगों से अक्सर लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उनकी सुनते भी नहीं हैं, एंड आई थिंक दैट्स द वर्स्ट। और इसमें क्या एक वजह ये भी होती है कि जो महफिलों में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल समवन इज़ हैविंग दैट नॉलेज एंड विजडम, अब ज़ाहिर जब तक वो उस महफिल के लेवल पर जाके बात नहीं कर रहा, वो कनेक्ट भी नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये भी एक हमने मसला देखा है कुछ लोगों के दरमियान के ज़रा बहुत पढ़ा होता है उन्होंने, वो यहाँ की बात वहाँ से कनेक्ट भी करेंगे, उस राइटर का नाम भी लेंगे, उस फिलोसफर का नाम भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, वो उस ऑडियंस से कनेक्शन नहीं बना पाते। माशाल्लाह आई हैव सीन यू, जिस तरह बहुत से इवेंट्स में आप बहुत कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, कि मैंने देखा है पिन ड्रॉप साइलेंस पहाड़ों पे भी माशाल्लाह। शरान फॉरेस्ट का आपका सेशन आई रिमेंबर बहुत ज़बरदस्त था। सो ये जो सेशन आप जिस तरह कंडक्ट करते हैं उमैर, कनेक्ट करते हैं आप, और ये नहीं देखते कि यू नो, क्योंकि ज़रा इसमें मुख्तलिफ तरह से लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ डोमेन के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग मौजूद हैं, बट वो सब कनेक्ट कर जाते हैं। ऑफ कोर्स दैट्स एन आर्ट, बट ये जो कनेक्शन है कितना इंपॉर्टेंट है हर उस शख्स के लिए जिसने किसी महफिल में जाके कुछ डिलीवर करना है। थैंक यू वेरी मच, यू वेरी काइंड। आई डोंट थिंक कि ये खासा है, आई थिंक ये बड़ी आम बात है। फिर इतनी आम क्यों नहीं है? हम सब कनेक्शन के लिए बनाए गए हैं। मैं अगर अपनी अना साइड पे रखूं तो मैंने आपके अभी, उन्होंने मुझे इतना तैयार किया, मुझे वलीमा याद आ गया मेरा। तो आपके जो मेकअप आर्टिस्ट मोहम्मद हमजा, मैंने जबरदस्त उनसे बातें की। मैं चाहता तो हमजा इधर बंदा है, वो फोन पे बातें कर रहा होता है तो मैं उसकी बातें रुकवा के कहता हूँ कि आपको मुझे ये मौका वापस नहीं मिलना। आपके ख्याल में ये सिर्फ आपका मेरा इंतजाम है यहाँ पे। अब तो मैं कहता हूँ आपने मैंने यहाँ पे आज मिलना था। आई फिगर आउट करते हैं, destined to be here। आप मानते हैं ना, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, बेशक। तो जो हो रहा है आपके इर्द गिर्द जो हैं वो स्कीम का हिस्सा है। आप अना में चल रहे हैं, आपको अल्लाह ने नवाजा है, मर्तबा दिया है, माल दिया है, आप इस पर डिस्कनेक्शन लगाएंगे। आपका तो ज्यादा काम है कनेक्ट करना। सही बात। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैंने कुछ को दिया है, कुछ को नहीं दिया, ताकि दोनों एक दूसरे की खिदमत करें। सो ये जो डिस्कनेक्ट वाले मोड में दुनिया से तवक्कुल लगाते हैं कि आए सर्व मी सर्व मी सर्व मी, अल्लाह ने उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी डाली है, बल्कि उनका हिसाब भी ज़्यादा रखा है। तो हमें हेल्प करना चाहिए जो लोग इस मोड में होते हैं, जिन्हें हम बड़ा भी कर देते हैं, सर आपकी बात, सर आप वाह वाह वाह, हमें ज़रा उन्हें ग्राउंडेड रखना चाहिए। इस सिलसिले में उनकी बेगमात ऐसे लोगों के अक्सर अज़वाजी सिलसिले भी अच्छे नहीं होते, बिकॉज वो वहाँ पे भी ड्रामा खेल रहे होते हैं। उनके बच्चे भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। बच्चा तो अना सेकंड में रिकग्नाइज करता है, बच्चा डजंट केयर अबाउट टाइटल्स, बच्चा इज गोना वॉक टू वेयर दे सी प्रेजेंस, वेयर दे सी कनेक्शन। और बच्चे से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है?
बच्चा बनना पड़ता You get out of your own mind. है। Yes. उस लेवल पे आना होता That's called inspiration. Hence, there is pin drop silence. Yes. When the mind stops, we are too much into our mind. That's our ego. We have to remind ourselves कि हमारा ये mind बना है, Yes. हम ये mind नहीं है, हम ये माइंड नहीं, ये हमारी मशीन है, ये हमारा AI है, हम इस पे चलना शुरू हो गए हालांकि उसको चलाना है हमने, Yes. उसे ट्रेन करना है हमने, और चलाना उस आवाज से जो आपने बात जो अंदर की That's आवाज the है। soul. Yes. And that's always talking. है। अच्छा, उमैर, अक्सर ये होता है कि जब आप, मतलब क्योंकि हम पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं आज, हम देखते हैं कि लेट्स सपोज 10 लोग एक महफिल में, आई डोंट नो, मैं, मेरा क्वेश्चन आप समझ जाएगा अगर मैं उसको सही तरीके से ना भी पुट कर सकूं। अक्सर ये होता है ना कि हमें लगता है कि 10 लोग हैं, उनकी एक राय है, आपकी राय मुख्तलिफ राय है, लेकिन क्योंकि आपने उस महफिल में अपने आप को एक्सेप्ट करवाना है, सो उस एक्सेप्टेंस के चक्कर में आप उनकी राय में शामिल होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपनी राय को कहीं ना कहीं हम सप्रेस कर देते हैं। सो इस ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं प्रॉब्ली। तो इस चीज़ को हम किस तरह से केटर कर सकते हैं कि नहीं, अगर 10 लोगों में भी हमारी अपनी राय है तो हम रिस्पेक्टफुली उसको ओन कर सकते हैं और उसको वहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हमारी अपनी एक आइडेंटिटी, हमारी अपनी थॉट्स हैं जिनको हमें कैरी करना है। या ये एंड नहीं लगाते हम, और सोचते हैं या तो ये या ये। तो इसकी मैंने मिसाल आसान अगर आप दिमाग में बनाएं, अगर 6 लिखें तो वो एक तरफ से 6 है, दूसरी तरफ से 9 है, इनमें से दुरुस्त कौन है? जी तो सीधे अंदाज में देख रहा है जी, दोनों अपने अंदाज में सीधा ही देख रहे होते हैं। मौलाना रूमी के किस्सों में भी आपको मिलेगा, 3 लोग आंखों पे पट्टी बांधी, कमरे में भेजा, कमरे में हाथी था, पूछा अंदर क्या है। एक ने कहा, जिसने सूट पकड़ी उसने कहा कोई पाइप है, जिसने पाँव पकड़ा उसने कहा पिलर है, जिसने दुम पकड़ी उसने कहा झाड़ू है। तो इनमें से हकीकत कौन बयान कर रहा है? उस टेबल पे हकीकत दोनों लोगों के पास मिला के होती है। सिक्के के दोनों रुख मिलते हैं तो पूरा सिक्का बनता है। तो आप तो बहुत लोगों का नुकसान कर रही हैं। मैं इसको ऐसे देखूंगा, चाहे आप अपने इदारे में बैठे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने दोस्तों में हो, और आपको अल्लाह ने मुख्तलिफ जाविया दिखा दिया है, लेकिन आप नहीं देख रहे। आप दिखा नहीं रहे हमें। आपको ये खौफ है कि आप ग्रुप से निकाले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रुप आपके जावियों की वजह से आपसे नहीं मिला हुआ। यस, ग्रुप आपकी वजह से आपके साथ है, उसके ऊपर आपके जाविये। बंदा अलग होता है, उसके ख्यालात अलग होते हैं। और अक्सर महफिलों में मुख्तलिफ ख्यालात वाले लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। जिस तरह अगर आपको रिलीजियस डिफरेंस भी मिले और अगर आप सीखने वाले हैं तो आप कैसे एंजॉय करेंगे। अच्छा, तुम्हारी साइड पे ये कैसे होता है? लिटरली ऐसे है, So, आप उस and डिस्कशन को लगाएं। एंजॉय करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका ग्रुप आपको ज्यादा ऑनर करेगा, क्योंकि हर ग्रुप अपने दरमियान क्रिटिकल थिंकर्स भी चाहता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी चाहता है। और आप जब अपना जाविया बताएं तो आखिरी बात ये उसमें ये ना कहें नहीं ये गलत है, मैं ठीक बताता हूँ। आप कहें यस, ज्यादातर लोग ऐसे देखते हैं, मैंने इसको इस निगाह से देखा। एब्सोल्युटली, दैट्स अ डिसेंट वे ऑफ सेइंग। यस, तो आपने पूरी चट्टाने नहीं गिरा दी लोगों की, बस इमारतें मेरा नहीं गिरा मेरा दी। जाविया ही ठीक है, ये असल में रिजिडिटी खत्म करनी है वो हमें। ख़त्म करना होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बस अपने ओपिनियन, अपनी चीज़ को, आपको अपने ख्यालात को, अपनी वैल्यूज़ को ओन भी करना होता है। 100% सिचुएशन में आपको ओवरवेल्म नहीं होना होता कि मेरे सामने कोई ऐसी शख्सियत है, या आपकी अपनी थॉट्स हैं, आपकी अपनी, आप उनको कैरी करें। हाँ, आप डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली आप डिसएग्री करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के किसी ऐसी थॉट के रिस्पेक्ट भी करें पब्लिकली जो शायद किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह है। 100% सपोज अल्लाह अगर ने कोई कुरान में ख़वातीन के बहुत अगेंस्ट straight बात कहा कर हुआ रहा है तो आई कैन नॉट रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। मैं नहीं कर सकती, बीइंग अ वुमन या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं नहीं कर सकती उसको रिस्पेक्ट। सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू डिसएग्री, बट देन ऑब्वियसली बात ये भी ठीक है कि इट डिपेंड्स कि आपने कितना तरीके से उसके साथ डिसएग्री, लड़ना नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हम मार कुटाई नहीं कर देखिए, कुछ मॉरली रेप्रिहेंसिबल चीजें ना, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन पे आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गालियां देने पे उतर आऊं, ये इस पे आप एंड नहीं लगाएंगे, देखो तुम इसको गाली से देखते हो, मैं इसको ऐसे गाली रहेगी, उसको आपने पॉज कराना है। यस। अब वो आप कैसे कराएंगे ये मैं जरूर किसी और शो में that's एक्सप्लोर करना debatable कि चाहूंगा आपने कि आप कैसे कैसे करना है। रुकवाएं। हाँ, that's debatable, क्योंकि लेकिन उसमें आप थ्रेट में होते हैं ना कि अगर आपने एक भरे मैदान में किसी को
अब आपकी बात दुरुस्त है कि आप ग्रुप से निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसको रुकवाना आपके ऊपर फर्ज है। Yes. नहीं तो ये बहुत बड़ा कर्ज रह जाएगा। एब्सोल्युटली ऐसे। और मेरा वक्त मुख्तसर है, लास्टली पहला स्टेप क्या होना चाहिए अपने अंदर की आवाज़ बाहर लाने के लिए, इसके साथ साथ कि ये उस पर काम करना कि वो आवाज़ ठीक भी है। ये भी तो हो सकता है ना, आवाज़ हो ही गलत आपके अंदर की, या शैतानी भी हो सकती है। तो एक तो है कि उसे ठीक करना है, पाक साफ रहा करे। मैं कहता हूँ 2 आवाजें, एक रूहानी है, एक मतलब तो सही वाली आवाज को बाहर लेकर आना है। यस, यूजुअली जो फेथ की आवाज होती है ना, वो आगे बढ़ाती है। फेथ की आवाज सबको मिलाती है। सही। फेथ में अबंडेंस होता है। शैतानी आवाज खौफ में डालती है, मुकाबला करवाती है, लड़वाती है, रुकवाती है। तो एक तो ये बड़ा इजी कि फेथ आपको हमेशा पुश फॉरवर्ड करेगा और ओपन अप कराएगा। फियर शट डाउन करता है बॉडी को भी, दिमाग को भी, जज्बात को भी। सो एक तो ये फ़र्क करें। जो करने वाला काम है, इमाम गजाली ने कहा, जब तुम बालिग हो जाओ तो अपने अकायद को क्वेश्चन करो। और मैं ये सिर्फ रिलीजियस अकायद की बात नहीं कर रहा, आप अपने लिए भी आई एम नॉट भरें ये शीट, जवाब दें इस बात का, फिर एक एक बात को पकड़ें। आई एम नॉट ब्यूटिफुल, वाई डू आई बिलीव दैट, ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। आई एम नॉट फनी, वाई, हर बात पे ये आपने अपने बारे में माना हुआ है, फिर अपने माँ बाप के बारे में, फिर तो ये करने वाला काम है। और जरूर करें। पहला कदम यही है कि जो मानी हुई चीजें उनको तहरीर करें, फिर आप उन पे सवाल खुद ही करेंगे, और जब सवाल करेंगे ना तो वो टूटती चली जाएंगी। The basic point is question yourself. Yes. Question the thoughts actually. Umair, thank you very much. साथ मौजूद थे. It's great to have you. I know you were very busy, but आपने time निकाला. Thank you so much for that. Sorry to keep you waiting and thank you very much. Thank you very much once again. हम एक break की तरफ बढ़ रहे हैं. Break से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है Rising Pakistan. आम एसी कम गर्मी में ही ठंडा कर सकते हैं, ज्यादा गर्मी में ठंडा करने वाला एसी माई इको स्टार एरियोमैक्स। बड़ा इंडोर, बड़ा डबल एयर कंडेंसर और रियल T3 कंप्रेसर, 5-step पावर लिमिट एंड 5th जनरेशन इंडोर एंड आउटडोर सेल्फ क्लीनिंग। इको स्टार, एक्स्ट्रा फास्ट, एक्स्ट्रा कूल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। Now in a fresh new look, Lay's ये joy बढ़ता जाए। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा, पीटीवी का बहुत पुराना रिश्ता है इनके साथ। बहुत अच्छा आइडिया है एंड आई हैड नो क्लू व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। फुप्पो का कैरेक्टर, उसको इतना पॉजिटिवली आपने प्ले किया। सेट लगा हुआ था जहाँ पे वो मेरा हिस्टेरिक वाला सीन। करीब मत आओ मेरे। चीज के लिए कुछ खाने को लेने जा रही हूँ। 16, 17, 18 चले और फिर बंद हो गया। अच्छा कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे किया। सब कुछ ही बदल जाता है। आपके पास और बहुत बातें आ जाती हैं, कर देखो। आई लव्ड इट। सितारों का जहां। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए।
क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैनेज हो जाएगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राग को दें। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम दो मुल्कों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दो मुल्कों के रवाबित ऐसे होने चाहिए कि आवाम के रवाबित जो हैं वो बहुत बेहतर हो। बिकॉज सफारती कारकर्दगी तो हमारे सामने होती है, वो तो रवाबित अपनी जगह पे होते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से चल भी रहे होते हैं, लेकिन पीपल टू पीपल टाइज ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में पाकिस्तान और तजिकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो आवाम के रवाबित भी बहुत बेहतरीन हमें नज़र आ रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है काफ़ी सिमिलैरिटीज़, काफ़ी डिफरेंसेस वो तो हैं। तो आज का सेगमेंट जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सिमिलैरिटीज़ हैं कल्चर में, किस तरह से डिफरेंसेस हैं कल्चर में, क्या चीज़ें जो कि हम अडेप्ट करते हैं। और स्पेशली तिजारती उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या हमारे पास जो है वो इस वक्त हमें जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव को भी हम ज़रा साथ लेकर ज़रूर चलेंगे। आज के मेहमान स्पेशल इस वजह से हैं क्योंकि एम्बेसडर बनने से पहले जो है वो यहाँ पर नमल में वो सर्व कर चुके हैं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। तो पाकिस्तान को बहुत बेहतर समझते भी हैं, उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। इतना अर्सा रहे उर्दू समझ गए, बल्कि उर्दू बड़े बेहतरीन अंदाज में वो बोलते हैं। और जब बात आपने की ना दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की, वो ज़रा हम उसकी अगर तारीख़ी तौर पर देखें, सकाफ़ती तौर पर देखें, समाजी तौर पर देखें, लिसानी तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। वो चाहे फिर हम ड्रेसेस के वाइब्रेंट कलर्स देख लें या फिर हम वहाँ का लैंडस्केप, उसमें मौजूद पहाड़ देख लें। सो आपको अगर ऐसा मौका मिले कि आप दो तस्वीरें लेके कंपेयर करें कि अच्छा ये ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, तो शायद आप ना डिफरेंस क्रिएट कर पाएं, बिकॉज वो लैंड्स के भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हो रही होती है। बहुत अच्छी चीज़ ये भी हमने देखी है कि ताजिकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, जो कल्चर एक्सचेंज के हम बात कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी यूथ वहाँ जाती है, यहाँ से जो टाइज हैं वो हम देख रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं। फिर ज़ाहिर है ज़ुबान भी एक दूसरे की सीख ली जाती है कहीं ना कहीं। तो कौन कौन से शोबे हैं जिसमें हम ताउन कर रहे हैं और मज़ीद ताउन कर सकते हैं, जिसमें ज़रा एक एनर्जी का भी है, इसमें डिफेंस का भी है, उसमें एजुकेशन का आपने मेंशन कर दिया, और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मज़ीद गुंजाइश है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ताजिकिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर हिज एक्सीलेंसी शरीफज़ादा यूसुफ ताहिर ने। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और PTV होम से कि आपने और आपके प्रोग्राम का कि आपने मौका दिया हमको पाकिस्तान में इस बारनामा के जो नाज़रीन किराम है उनके साथ आज हम सुबह मुखातिब। वाह क्या बात है, फ्लो। ये उर्दू इतनी खालिस उर्दू स्पेशली ये कितने अरसे में आपने सीखी? देखिए मैं आपको एक आप सोचते कि आप चाहते हैं कि मैं आपको सच बोलूं। ज़रूर। मैं सच बोलता हूँ। सच बात यह है कि जो मैंने आपसे बात किया वो खालिसतन फ़ारसी अल्फाज थी। अच्छा। जो आपको पता भी नहीं है ये राज कि आप ख़ुद फ़ारसी बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि उर्दू में बहुत से अल्फाज फ़ारसी से लिए गए। बिल्कुल दुरुस्त बात। बिल्कुल। और जो
अरबी की भी अल्फाज है वो सिर्फ वो भी फ़ारसी के अंदर से इधर आई है, क्योंकि उर्दू में उतनी अरबी अल्फाज है जितनी फ़ारसी के अंदर है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ मैं सोचता हूँ कि यही जो हमारे इस तरह की डायलॉग्स होते हैं टीवी में और रेडियो में और इस तरह की इंटरेक्शन है, मैं इसीलिए आपसे बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो शुरू में भी जो बातें की कि हम इतने जियोग्राफिकली बहुत करीबी है और सेम सिमिलर भी है, एक जैसे। और फिर आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि चेहरा भी हमारा सेम है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, शायद कुछ मुनाज़रीन किराम सोचते होंगे कि ये पाकिस्तानी है, ये कोई पाकिस्तानी होगा तो सही बात है। देखिए, हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। गुज़श्ता हमारा तारीख़ भी एक है, बिल्कुल, अदबियात भी एक है, हमारी जो नेशनल हीरोज़ भी है वो एक ही है। बिल्कुल ऐसे जो ताजिकिस्तान जो बन रही थी 1924 में, उनमें भी हमारा जो नेशनल हीरो है वो भी आज की चारसादा पाकिस्तान से भी है, जो जाके उधर ताजिकिस्तान की जो नौबुनियाद मुल्क के लिए बहुत हिस्सा लिया था और ताजिकिस्तान को बांधने के लिए भी अपना जान दिया है, तो शहादत दिया है। तो उनका दर्जा हमारे ताजिकिस्तान में नेशनल हीरो का दर्जा मिला है उनको, और उनका नाम है निसार मोहम्मद ख़ान यूसुफ़ज़ई। वाह। और इसी तरह एक और नाम जो हमें बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है ताजिकिस्तान को और पाकिस्तान को, यूँ तो हम कहते हैं वो ग्लोबल लेवल पे भी कनेक्ट करते हैं, बट अगर हम सिर्फ इन दो मुल्कों की बात कर लें तो वो नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का, हमारे नेशनल पोइट। और जिस तरीके से वहाँ पर अल्लामा इकबाल को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और बल्कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। सो ये एक सिमिलैरिटी है इन दो मुल्कों के दरमियान के, एक शख्सियत जो कि वसत रखती है और उसने कनेक्ट रखा है इन दो मुल्कों को, दो कौमों को, जो कि ज़ाहिर है मैं दो कौम भी नहीं कहता, बिल्कुल वी आर जस्ट लाइक एक ही कौम है। एब्सोल्युटली। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बजा है। आपने तो वो रग पकड़ा जो बहुत अहम है, जहाँ से हम लोगों को एक रूहानी बेशक डायरेक्शन मिलती है, कनेक्शन मिलती है और हमारा सेम है। और इवन हम अल्लामा साहब का नाम ऐसे नहीं लेते हैं, हम उनको हज़रत मोहम्मद इकबाल बोलते हैं ताजिकिस्तान, और पीछे फिर लाहौरी भी बोलते हैं, हज़रत मोहम्मद इकबाल लाहौरी हमारी ज़बान में। सही। तो ताजिकिस्तान में उनको एक वली के तौर पे जानते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी जो दौर के, हमारी जो सदी है, हम उन्हीं की सदी में पैदा हुए हैं। जी, हम थोड़ा वो है, फासला है सालों में हमारी पैदाइश, और पर सदी तो वही है। बेशक हम इससे बहुत ही वो है खुश है और खुशनसीब भी है। और हमारे ताजिकिस्तान में आप देखिए लाखों आपको मिलेंगे बच्चे जो 7-8 साल के हैं, जो हाफिज़ कुलियात इकबाली है। ताजिकिस्तान में बहुत है, आप हैरान हो जाएंगे। हर साल कंपटीशन चलती है ताजिकिस्तान में इकबाल खानी पे, और बहुत मुशायरे चलते हैं। और मेरा एक तमन्ना है, मेरा एक ख्वाहिश है कि आप जो एक बारनामा के साथ उसी वक्त जब ये फेस्टिवल इकबाल की जो ताजिकिस्तान में होता है हर साल, आप उसमें आए और उसको पूरा रिकॉर्ड करें और हमारे पाकिस्तानी भाइयों को वो दिखाए, क्योंकि जो कलाम इकबाल है उसमें तो तफसीर कुरान है, उसमें हयात का, इंसान की जो ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो उसी को आप पाएंगे। अगरचे गुज़श्ता में हम अपने अदबियात में पढ़ते हैं, तारीख़ में, कि शेख सादी सफ़र करके हिंदुस्तान आया था
की किताब हयात को ढूंढने के लिए फिर उन्होंने खलीला व दिमना को लेके गए, तो मैं सोचता हूँ कि आज के ज़माने में कुलियात इकबाल को लेके पढ़ना ये वही किताब हयात है। और इस ताजिकिस्तान में ट्रांसलेशन हुई, वो हमारे हुरूफात में हर्फ गर्दान हम बोलते हैं, हमारे हुरूफ में छापी गई है। लैंग्वेज तो वही है, ज़ुबान तो वही है, ज़ुबान की कोई तर्जुमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हुरूफ, क्योंकि हम 38 से हम सिरिलिक पे गए हैं, तो अभी और एक ख़बर है कि हम 1 जून से दोबारा खतूती जो नियागान है वही अरबी खतूत, हम उस पे अपने स्कूलों में वापस आ रहे हैं ताकि अपने जो रूट से फिर से कनेक्ट हो सके। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी भी होता है कि अपनी रूट से आप कनेक्टेड रहें। हम आगे तो निकलते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जी मॉडर्न दौर है, आप आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपनी रूट से जुड़े होते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी का पता रहता है। आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार तभी हम चाहते हैं कि ये जो फासले आज दिखती हैं हमारे लोगों के बीच में, ये बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। अच्छा, 2024 से अब तक आप पाकिस्तान में बतौर सफ़ीर जो है यहाँ पे आप हैं, आपने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारती शोबों में किस तरह से आपने प्रोग्रेस देखी है कि किन किन शोबों में तिजारत इस वक्त उसमें ताउन है, कैसे आपने प्रोग्रेस देखी है इन चंद सालों में? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुश नसीबाना मैं वो बंदा हूँ जो शुरू से मैं पाकिस्तान के और ताजिकिस्तान की जो बीच में जो रिलेशनशिप थी उसमें हमेशा मैं मुलव्वस था, और मैं चश्मदीद गवाह उसका भी हूँ कि 1992 से शुरू करके हमने कराची में फ़्लाइट चलाई थी। पहले हफ्तावार थी, उसके बाद वो हर रोज़ फ़्लाइट होती थी, और हमारी तिजारत इतनी ज़्यादा थी कि लोग फ़्लाइट में आके सामान भर भर के लेके जाते थे। पहले ये ज़मीनी रास्ते कोई नहीं थे, बाद में थोड़ा आप देखिए हमारा तकरीबन 90% जो अशिया थे हमारे रोज़मर्रा के, वो सब पाकिस्तान से लेके जाते थे हम। हमारे बच्चों के स्कूल की ड्रेस से लेके उनके जूतों तक, उनके हर चीज़, पिन्स और उनकी जो ऊपर जो वो बनाते थे वाइट ये फीते जो स्कूलों में यूज़ होता है, तो वो सब पाकिस्तान से बन के जाता। तमाम जो हमारे ख़वातीन की जो लिबासें हैं यहीं से उनके कपड़े जाते थे। कोई ऐसी शादी नहीं हुआ करती थी जो पाकिस्तान से ब्राइड के लिए और उसके रिश्तेदारों के लिए जो आते हैं उनकी जो सौगात है वो पाकिस्तान के ही मार्केट से ना जाए। तो माशाल्लाह पाकिस्तान का अभी भी वही स्टेटस हमारे पास है, और वही चीज़ दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। और आपके सामने वो बंदा है जो 2001 में पहला काफ़िला कराची से ज़मीनी तौर पे ज़मीन के ऊपर हम लेके ताजिकिस्तान लेके गए। न सिर्फ ताजिकिस्तान, पूरा सेंट्रल एशिया। कराची की, मैं उस वक्त कौंसल जनरल था, तो कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान के साथ बिज़नेस करते थे, तो हमने उनके साथ ये पहला काफ़िला लेके गया था। और वो लोग शायद अभी ये प्रोग्राम देख के भी उनको याद आए कि रूट क्या था उस वक्त? रूट यही था तुरखम, और हम तुरखम से लेके फिर काबुल और फिर कुंदूज़ कुंदूज़ और कुंदूज़ से शेरखान बंदर जो हमारा और अफ़गानिस्तान का है। तो उस वक़्त हमारे पुल नहीं बनी थी अफ़गानिस्तान के बीच में, उस वक्त बारिश थी, ट्रक्स आके बारिश के ऊपर खड़ी होती थी और वो फिर उस तरफ खींच के लेके जाया
जाते थे, फिर इसी तरह उबूर होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, इससे पहले मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएं, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के जो दरमियान डिस्टेंस है उससे वो सिर्फ 11 किलोमीटर का है, वाखान कॉरिडोर का, वो सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है हमसे ताजिकिस्तान। ऐसे में ये इंसान सोचता है ठीक है वो ट्रेन बहुत डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, माउंटेन्स ज़ाहिर है वहाँ पे ऐसी हैं कि हम उस तरह उसे शायद अभी तक यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का ये कनेक्शन भी डेवलप हो सकता है, वाखान कॉरिडोर वाला? देखिए हम तो एक कौम है आपके साथ, बिल्कुल फासला का कोई वो नहीं है। हम देखते हैं कि आजकल जो दुनिया में हो रहा है, लोग इतने बड़े बड़े पुल बनाते 30-40 किलोमीटर समंदर के अंदर, बिल्कुल बनाते हैं। तो ये क्या है, ज़मीन के ऊपर है। तो हम में अगर इंसान चाहेगा हर चीज़ कर सकता है। फ़ारसी में बोलते हैं बाहर कोरे की हिम्मत बस्ता गर्दात, बाहर कोरे की हिम्मत बस्ता गर्दात, अगर खौरे बुवाद गुलदस्ता गर्दात। मतलब ये है कि अगर हर काम पे हिम्मत से पेश आए तो हो जाता है, कांतों से भी गुलदस्ता बन जाए। वाह। तो हम आपके साथ इतना हमारे लोगों में हुनर है, इतनी सारे स्किल्स है, हम आपके साथ बहुत तजुर्बा रखते हैं। हमारे और आपके लोग दुनिया में रास्ता बना रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं तो बना हम सकते? क्यों नहीं बनाएंगे? सही बात है, हर चीज़ हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। When there is a will, there is a way। इसको मजीद हम एक्सप्लोर भी करेंगे, और जब हम मजीद ताउन की बात करें, कासा 1000 इस प्रोजेक्ट से मुतालिक भी बात करेंगे, और जरा खानों से मुतालिक भी बात करेंगे, है ना? छोटी सी ब्रेक से हम लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो, ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ताजिकिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर हिज एक्सीलेंसी शरीफजादा यूसुफ ताहिर साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे गुफ्तगू हो रही थी, और इससे पहले समीन आपने कहा खानों पर भी बात होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी हम ऐसा कोई इंटरव्यू करते हैं हम जरूर पूछते हैं कि अच्छा पाकिस्तानी खाने कौन से खाने, अच्छा वो जो हमारे नेशनल खाने जो हमने बना रही हैं वो खाने क्या ट्राई किए नहीं किए, कितना टेस्ट का फ़र्क है। सर कौन से खाने अभी तक? अब तो आपने मेरा ख्याल है हर खाना ट्राई कर लिया होगा। पसंदीदा खाना पूछते हैं, पाकिस्तानी फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? देखिए माशाल्लाह, जिस तरह हमने जिक्र किया हम एक कौम है, तो एक कौम में पसंदीदा ना पसंदीदा वाली बात खत्म है, एक जैसे खाने हैं। एक कोई तो ज्यादा वैसे बता दें कि आपको खाने में पसंद क्या है? खाने में देखिए पाकिस्तानी खाने माशाल्लाह इतने लजीज है, इतनी लजीज है, तो वो दिखने में भी लजीज लग रही है, बहुत खूबसूरत और जज्बाब है। तो वो आप जब जाते हैं उस अनवा के सामने जो लगी हुई है रेस्टोरेंट्स में, आप चाहे ना चाहे आप चाहते हर किसी को एक कम से कम एक बाइट तो ले ले। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी मैं किसी खाने का अगर ना बोलूं। माशाल्लाह सब बेहतरीन है। उसमें और एक राज छुपी हुई है। राज ये है कि सबके नाम ताजिकी है, फारसी है,
तो मैं किसी का भी जब जाता हूँ रुमाली नान, बिरयानी, कबाब, टिक्का, फला पुलाव, ये सब हमको बेगाना नहीं है। तो मैं कैसा बताऊं, बस थोड़ा सा यहाँ के जायका और वहाँ के जायके में ये फ़र्क है कि देखिए स्पाइसेस हम भी खाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाने में नहीं मिलाते। हम अलग से जो खाना पसंद करते हैं, हम अलग से हरी मिर्चें या लाल मिर्चें रखते हैं। ठीक है। स्पाइसेस तो होती है, क्योंकि हम भी एक मुल्क है, जिस तरह आपने जिक्र किया, हम शबे है, और स्पाइसेस हमारे वहाँ पे भी बहुत सारी है, वही हर्ब्स है, वही चीज़ें हैं। तो लेकिन जो मिर्ची है हम अलग रखते हैं। तो इंसान अपने जायके के मुताबिक हस्बे ज़रूरत आप डाल लें। बिल्कुल, जैसे खाना पकाते हुए कहते हैं नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करें, तो मसाला मिर्ची हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें। यहाँ हम जो है वो पहले से ऐड कर देते हैं ना पकाते हुए। हम साइड पे भी रखते हैं हम साइड पे रख के खाते हैं, और हम बहुत खूब खाते हैं। इस तरह नहीं है कि हम मिर्च नहीं खाते। हम शायद सेंट्रल एशिया में वाहिद मुल्क है, और सबसे अहम यह है कि जो जनूबी ताजिकिस्तान है, जनूबी ताजिकिस्तान में मिर्ची लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। सर आप आते हैं क्लाइमेट चेंज पे, बिकॉज देखिए हम ये कहते हैं पूरा खत्ता क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भी बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंसेस ताजिकिस्तान में भी मुनक्किद हुई। ज़रा पाकिस्तान की कोशिशों को भी आप देखते हैं आलमी सतह पर जिस तरह से हम काम करें, बिकॉज हमने इस शो में इससे पहले बात भी की क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक। हाउ डू यू सी दिस, ये जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं आलमी सतह पर क्लाइमेट चेंज की सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड करवाने में? देखिए जो आपने जिक्र भी फिर से आता हूँ उसी बात पे कि हम बिल्कुल करीब है। आपको पता है उतनी ग्लेशियर्स पाकिस्तान के अंदर है जितनी ताजिकिस्तान के अंदर है। सही। हमारे पास भी 13,000 ग्लेशियर्स है, और पाकिस्तान के अंदर भी। और जिस तरह हम बोलते क़द्र ज़र व ज़रगर में दुना, ज़र की कीमत सिर्फ ज़रगर जानता है। तो हम और आपको पता है कि ग्लेशियर क्या चीज़ है, पानी का कितना वो है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, और जो चेंज ऑफ क्लाइमेट है दुनिया में कैसी हो रही है, और उसका इम्पैक्ट कितना है हमारे ग्लेशियर्स पे। कल 10-15 साल पहले आपके पास 14,000 ग्लेशियर्स थे, हमारे पास 14,000 थे, और आज दोनों के पास 13,000, दोनों के पास 1,000 अभी पूरा ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ बहुत बांग ख़तर हम बोलते हैं। तो ये बांग ख़तर है हमारे मुल्क में और आपके मुल्क में। और देखिए दुनिया का जो आबादी है तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ जो पानी का जो ज़रूरत है हर दिन रोज़मर्रा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि आजकल जो इक़लीम का जो बदलाव है वो बहुत तेज़ी से नज़र आ रहा है। कभी इस तरह है, कभी उस तरह है, ना प्रॉपर्ली ऑटम होती, ना प्रॉपर्ली बहार होती है, ना प्रॉपर्ली गर्मियाँ और ना प्रॉपर्ली सर्दियाँ हो रही है। और कई डिकेड से हम और आप इस चीज़ के बहुत बड़े शिकार हो गए हैं। लोग इससे बहुत तंग आ गए। इससे न सिर्फ इंसान बल्कि जो नबातात और हैवानात है जो तबीयत में है उनके लिए भी बहुत इम्पेक्ट होती जा रही है। तो हम बहुत खुश हैं कि इस अक़ीदे में पाकिस्तान हमारे साथ बहुत देता है, और हमारा हम कदम है हर चीज़ में, और बहुत ही फ़आल अपना कदम और किरदार अदा कर रहा है। और इस हवाले से ताजिकिस्तान की कोशिशों को भी हमें बड़ा सराहना चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये पूरे खत्ते का एक तरह से मसला है। जिस तरह आपने मेंशन किया 2025 में आप लोगों ने ग्लेशियर्स, ताजिकिस्तान ने इंटरनेशनल ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस करवाई, 2026 में पानी से मुतल्लिक जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। कितना फ़ायदा आपको नज़र आता है कि एनुअली क्लाइमेट को लेकर, जिस तरह ग्लेशियर्स पे 2025 में, फिर पानी को लेकर 2026 में बात हुई, अगला टारगेट आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट ईयर किन चीज़ों पर मज़ीद बात होगी, सो दैट आलमी बरादरी को इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को मेंशन किया जा सके कि हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये पूरा खत्ता इफ़ेक्ट हो रहा है क्लाइमेट से? देखिए हमने ऐलान किया कि 2000 जब ग्लेशियर्स का वो किया कॉन्फ्रेंस किया, हम
10 साल का एक डिकेड ग्लेशियर प्रिजर्वेशन का वो डिकेड रखा है आलमी, क्योंकि और इस पे स्पेशल अभी टीम काम कर रही है पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में मिल के काम कर रहे हैं और इसको एक बहुत बड़ा ताकत है और ये दुनिया में पहले बार हो रही है। देखिए ये हमारे जो आइंदा जो नस्लों के लिए है ये बहुत ही अहम दाता होगी। और जो पानी के जो किल्लत है और जो पानी की प्रिजर्वेशन के लिए हमने इक़दाम उठाया था, हमारा प्रेसिडेंट ने मोहतरम इमाम अली रहमान, उन्होंने 2025 में सबसे पहले दुनिया में वाटर फोरम उन्होंने किया था। उस वक्त जब उन्होंने बोला कि पानी कितना अहम है, दुनिया में कितनी शॉर्टेज होती जा रही है, अराल सी तो तकरीबन खुश्क हो गया है और बाकी जगहों में भी ये सारा मनाजिर नज़र आ रही है, तब उस वक्त दुनिया के लोग इतने इस पे अहमियत नहीं देते थे, क्योंकि उनको और उन्होंने जो आपने ये दूरबीनाना जो नज़र पेश किया था पूरा दुनिया में, लोग उसमें इतना वो नहीं थे। जब चलते चलते 5-10 साल में वो चीज़ हो गया और हमको बिल्कुल वही शार है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो इस अक़ीदे में भी हमारा जो लीडर ऑफ द नेशन है वो अकेले थे, अब दुनिया सब साथ दे रहा है। हम इस पे खुश हैं क्योंकि लोगों को एक पूरी अवेयरनेस हुई कि हम अकेले में कुछ नहीं कर पाए कर सकते हैं, हमको मिल के इस चीज़ के लिए चलना है। और लोग अभी आप देखते हैं सब ड्रिपिंग सिस्टम में भी बागात में बिल्कुल काम कर रहे हैं। कितना कोशिशें हो रही है कि इस दुनिया में हर चीज़ हम सरफकारी से पेश आए। और आपको मालूम है कि जो इंडस जो रिवर में है उसमें भी ब्लाइंड डॉल्फिन है, डॉल्फिन्स है, जिनको बहुत पानी की शॉर्टेज हो रही थी, कितनी अजियत में थे, कितनी मुश्किल में थे, उनके लिए भी देखिए ये हर चीज़ के लिए बहुत ही अहम है। और मैं सोचता हूँ कि आपके प्रोग्राम के थ्रू भी हम अगर इस मौजू पे भी बात किया, थोड़ा सा भी छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन किया तो ये बड़ी बात हो जाएगी। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। सर एक और प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम ज़रा बात करना ज़रूर चाहते हैं कि अगर आसान करके आप समझा सकें, कासा 1000 जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से इन दोनों मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंस है इसकी, अगर आप इस पर थोड़ा सा बात कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। कासा 1000 ये एक प्रोजेक्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप के ज़रिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने लगा और इसमें वर्ल्ड बैंक और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है वो साथ हो गए। और उसमें हमारे रीजन से ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान से होते हुए बिजली पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। और माशाल्लाह इसका तकरीबन 80 से ऊपर 87 काम हो चुका है। और टावर्स भी बहुत ही करीब पाकिस्तान के हुदूद में आ गए हैं और ऑलरेडी जहाँ पे काम हो रहा है पाकिस्तान नज़र दिखता है, तो वो भी उतने ही तकरीबन दूरी में जितना वखान कॉरिडोर की दूरी है। सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अनकरीब जब ये टावर्स के काम ख़त्म होंगे फिर वायरिंग शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला मेरा पूरा उम्मीद है परवरदिगार करीम का वो है कि हम मेहर और करम से हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर इसी स्टूडियो में ताजिकिस्तान की बिजली से अपना प्रोग्राम करेंगे। अरे वाह, बड़ी अच्छी एक सोच भी है, बड़ा अच्छा एक गोल भी है ऑब्वियसली। अच्छा सर, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स कितने ज़रूरी होते हैं और अभी किस तरह से इन पे काम हो रहा है? कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम तो हमारी और आपकी हस्तियों को तजस्सुम करने वाली एक बहुत बड़ी मेला है। मैं सोचता हूँ कि इसको जितना हो सकता है
हम साल में एक बार नहीं, हर एक क्वार्टरली इसको करें भी कम है, क्योंकि इससे जो न सिर्फ सनत हाफिज़ी जो लोग गाना गाते हैं मौसीकी में वो होगा, उसमें जो तराही है जो लिबास बनाते हैं उनको भी काफ़ी एक्सचेंज होगा। यहाँ पे भी यहाँ से हमको और हमारे से आपको दोनों तरफ से बहुत चीज़ें नज़र आएगी और कुछ नया बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कितने आर्टिजन्स हैं पाकिस्तान में जो जिनका काम अभी इसी तरह भरा है, वो हमारे यहाँ आ जाएगा। इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंचा, दुरुस्त आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और अगर पहुंचेगा वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इंटरेस्ट लेंगे, सीखेंगे और इस तरह आप और करीब होते हैं, जुड़ते हैं। सर एक और शोबा जिसमें एक चीज़ मैं अर्ज करना और चाहता हूँ कि ये आपके इल्म के लिए भी इजाफा करना चाहता हूँ और पूरा पाकिस्तान को, कि हमारे लिए पाकिस्तान ये हमारा ज़िंदा अजायब खाना है, ये हमारा ज़िंदा म्यूज़ियम है, लाइव म्यूज़ियम। यस, क्योंकि इसमें हमारा सकाफत जितना भी अभी भी बच गया भी है वो ये हमारा ही है। बेशक जी, बेशक हम सब कर। और हम कोशिश भी करेंगे कि ये म्यूज़ियम कभी भी ख़त्म ना हो। क्या बात है, क्या और आपकी किताबखानों में मिलियंस लाखों हमारी ज़ुबान में, जो गुज़श्ता में आपकी ज़ुबान भी थी वो हमारी मुश्तरका ज़ुबान थी फ़ारसी, तो उसमें बहुत सारी किताबें हैं। आप देखिए, आप जब मज़ारों में भी जाते हैं सबकी लोहों में फ़ारसी में लिखी हुई है, तो आप दरगाहों में भी जाते हैं हर जगह फ़ारसी में लिखी हुई है। क्या आप फिर अजनबी है इस सरज़मीन में? अगर आप नहीं है तो आपके माँ बाप की ज़ुबान है ना। बेशक। तो यही है जो हमारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। इस चीज़ से न सिर्फ हमारे लोग हमारी और आपके लोगों का वो है, इवन मारिख भी आके एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। जो मदरसे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़, मेरा मकसद उनके लोग आके एक्सचेंज करके जाएंगे। ये चीज़ बहुत अहम है। देखिए माशाल्लाह, अगर आप तारीख़ में भी जाए, हमारी और हम जिस तरह बोल रहे कि हम एक कौम है, हमारी और आपके बाबा अजदाद थे जो खा वो दुनिया में जो इल्म को फ़रोग़ दिया है और बहुत बड़ा रोशनी लाया है, जो आज तक उसका नूर बहुत ही शिद्दत से दुनिया को रोशन करे, जैसे अबू अली बिन सीना, बिल्कुल, जैसे बेरूनी, जैसे फिरदौसी, जैसे अल-ख़वारिज़मी। हम और आपका है, इस तरह नहीं है कि सिर्फ हमारा है, बिल्कुल हम और आपका है। तो अगर हम इसे अलग अलग अपना वो बनाएंगे तो फिर तो काम मुनासिब ना रहेगा। बिल्कुल। तो यही कल्चरल एक्सचेंज है जिसमें हमारे स्कॉलर्स आएंगे, आपके स्कॉलर्स आके बैठ के जो वो चीज़ें जो नाफहमियाँ हैं उसको दूर करेंगे और हमको कोशिश करेंगे कि और हम जितना भी हो सकता है करीब हो, क्योंकि हम इस तरह दूर हो तो हमारे बच्चे भी भूल जाएंगे, जो आइंदा नस्ल है। बिल्कुल, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमने बढ़ाना है। अब वैसे लास्ट मिनट है हमारे पास, मेडिसिन में भी हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि हमारे कनेक्शंस डेवलप्ड हैं। बहुत से स्टूडेंट्स पाकिस्तान से ताजिकिस्तान जाते हैं, MBBS करते हैं, फिर वापस पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पे सर्व करते हैं। इस वक्त कितने स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में और इस पोटेंशियल कितना है, कितनी गुंजाइश है कि मज़ीद स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं और स्कॉलरशिप्स मिलती हैं? बिल्कुल। देखिए, पिछले साल जो HEC की जो इम्तिहान हुई थी, ताजिकिस्तान ब्रिटेन के बाद नंबर 2 पे आया। आपको पता है, जो स्टूडेंट्स के हवाले से। यस, स्टूडेंट